कोविड की सेकंड वेव आई हुई थी। उत्तर प्रदेश के चिरंजीव हॉस्पिटल में काम करने वाले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जितेंद्र पाल को एक कॉल आती है नर्सिंग स्टाफ से। कॉल पर बताया जाता है कि दो पेशेंट्स में बड़े अजीबोगरीब सिम्पटम्स देखने को मिल रहे हैं। बुखार के मारे वो कांप रहे हैं और अचानक से उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल बड़ी तेजी से नीचे गिर गया है। इन दोनों पेशेंट्स को एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर का पहला शॉट दिया गया था और ये रिएक्शन सिर्फ 1 घंटे के बाद उनमें देखने को मिला। कमाल की बात ये थी कि इकलौता इंसिडेंट नहीं था। कुछ ही दिन पहले जितेंद्र पाल ने देखा था सेम चीज हो रही थी लाइफलाइन हॉस्पिटल के 4 पेशेंट्स के साथ। इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला इन दोनों हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को सेम दवाई का बैच दिया गया था, बैच B100167। इसे गुजरात की कंपनी जाइडस कैडिला के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। इस दवाई को उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रोक्योर किया था इस कंपनी से, लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स को पता चला कि पेशेंट्स में रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर्स ने इस बैच की दवाई को यूज करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने फैमिलीज को बताया कि वो कोविड पेशेंट्स के लिए दूसरे ब्रांड की दवाई इस्तेमाल करें। जितेंद्र पाल ने लाइव को बताया कि एक बार उन्होंने ये दवाई यूज करनी बंद करी तो पेशेंट की कंडीशंस इंप्रूव हो गई। लेकिन सिमिलर कहानियां उत्तर प्रदेश के कई सारे और हॉस्पिटल से भी आ रही थी। झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, मेरठ का लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और वाराणसी का आशीर्वाद एनेपेक्स हॉस्पिटल। 7 और 9 मई के बीच डॉक्टर अनुज कुमार जो एक और हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उन्होंने भी सेम चीज रिपोर्ट करी। 5 पेशेंट्स जिन्होंने इस कंपनी की रेमडेसिविर खरीदी थी B100156 बैच की, उन्हें अचानक से फीवर हो गया और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि इवन तो कोविड के सिम्पटम्स सिमिलर थे, लेकिन यहां पर बताना काफी आसान था कि दवाई की वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ ही दिनों बाद बाकी और स्टेट से भी ऐसी खबरें आने लगी। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार पेशेंट्स रेमडेसिविर लेने के बाद और बीमार पड़ जा रहे थे। इन सभी दवाइयों के बैचेस एक दूसरे से काफी सिमिलर थे। B100153, 156, 166, 167, 170 या फिर L100148। इन सभी केसेस में एक ही कंपनी ने इन दवाइयों को मैन्युफैक्चर किया था, कैडिला। सरकारी और प्रोक्योरमेंट कंपनीज थी जिन्होंने इन दवाइयों को खरीदा था। ढेर सारे हॉस्पिटल्स ने इस चीज को लेकर आवाज उठाई, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के स्टेट रेगुलेटर्स ने ज्यादा कुछ किया नहीं। सिर्फ बिहार के रेगुलेटर ने यहां पर एक रेड फ्लैग रेज किया। इन्होंने इस कंपनी की B100167 बैच की दवाइयों को टेस्ट कराया और पता चला कि एक्चुअली में इन दवाइयों में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स मौजूद थे, वो कंपाउंड्स जिनकी वजह से इंसान को फीवर हो सकता है और एक्सेस में लिया जाए तो सेप्टिक शॉक भी लग सकता है। जब ये बात सामने आई तो अक्टूबर में पटना सिविल कोर्ट में केस भी फाइल किया गया इस कंपनी के अगेंस्ट। बात यहां पर यह है कि इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में लोकेटेड थी और गुजरात FDCA की रिस्पांसिबिलिटी थी कि ये चेक किया जाए कि इस कंपनी की सारी दवाइयां क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट कर रही हैं या नहीं कर रही। इन्होंने ही एक्चुअली में लाइसेंस दिया था इस कंपनी को ये दवाई मैन्युफैक्चर करने के लिए। और जब रिपोर्ट्स आने लगी कि इनकी कुछ दवाइयां सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं, तो बिहार के रेगुलेटर ने गुजरात की FDCA को भी इन्फॉर्म किया था और इनकी रिस्पांसिबिलिटी थी टेस्ट करना इन बैचेस को, लेकिन इन्होंने कोई टेस्टिंग नहीं करी। जॉइंट कमिश्नर ऑफ गुजरात रेगुलेटरी लैब ने मिंट को बताया कि जो खराब दवाइयों के बैचेस थे उनकी लैब में कभी पहुंच नहीं पाए टेस्टिंग के लिए। गुजरात FDCA के कमिश्नर से बार-बार सवाल किया गया कि इनके डिपार्टमेंट ने दवाइयों की टेस्टिंग क्यों नहीं करी, लेकिन सवाल का कोई जवाब नहीं आया। देश के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के अनुसार हर एक खराब बॉटल इस दवाई की उसे वापस लिया जाना चाहिए था, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं कि गुजरात की FDCA ने उन दवाइयों को वापस लिया हो। इस कंपनी कैडिला के स्पोक्सपर्सन से जब सवाल किया गया इन सारी रिपोर्ट्स को लेकर तो उन्होंने इन सारी चीजों को डिनाई किया। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट सुनिए। ये सब होने से 6 महीने पहले नवंबर 2020 में ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था कि रेमडेसिविर को हमें नहीं यूज करना है। WHO ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी थी 14,000 से ज्यादा लोगों पर, 450 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में 35 अलग-अलग देशों के। इस स्टडी में पाया गया कि रेमडेसिविर एक्चुअली में कोविड के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने ना सिर्फ रेमडेसिविर को अप्रूव किया बल्कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बात करी। अप्रैल 2021 की सरकार की प्रेस रिलीज को देखिए। इस दवाई को ओरिजिनली एक अमेरिकन कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था और इंडिया में 7 इंडियन कंपनीज को इसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला था। अब आप पूछोगे दोस्तों कि इस सब का इलेक्ट्रोल बॉन्ड से क्या कनेक्शन है दोस्तों, और बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। लेकिन वो कनेक्शन बताने से पहले आप ये क्रोनोलॉजी बड़ी ढंग से समझिए। पहला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रेमडेसिविर को नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा, मोदी सरकार ने WHO के एडवाइस को इग्नोर किया और इस दवाई की प्रोडक्शन बढ़ाने को अप्रूव किया। तीसरा, इस दवाई को बनाने का अप्रूवल जाइडस कैडिला कंपनी को दिया गया गुजरात FDCA के द्वारा। चौथा, 5 अलग-अलग स्टेट्स के हॉस्पिटल्स ने कहा कि इस दवाई के खराब बैचेस की वजह से कोविड पेशेंट्स की हालत बद से बदतर हो गई। पांचवा, बिहार के रेगुलेटर ने पाया कि इन खराब बैचेस में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स मौजूद थे, ये खराब क्वालिटी की दवाइयां थी। और छठा, इस सब के बावजूद भी गुजरात FDCA ने इन खराब बैचेस की कोई टेस्टिंग नहीं करवाई। बीजेपी की सरकार सेंटर में भी थी और गुजरात में भी थी और अब हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा के जरिए पता चलता है कि ये जाइडस कैडिला कंपनी ने 18 करोड़ रुपए डोनेट किए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। वैसे एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहूंगा, क्या आम इंसान की जान की भी कोई कीमत नहीं है? जाइडस कैडिला भी दोस्तों इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है, इसके अलावा एक फार्मा कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। इसे 2022 और 2023 के बीच में 5 नोटिस दिए गए सब स्टैंडर्ड ड्रग्स की वजह से। इनमें से 4 नोटिस महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए थे। इस कंपनी जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने की दवाई थी उसे सब स्टैंडर्ड बताया गया। और अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा के जरिए जानते हैं कि इस कंपनी ने 9.75 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी नवंबर 2022 में और इन सारी बॉन्ड्स को बीजेपी ने इनकैश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी कुछ साल पहले। मैं पूछना चाहूंगा कि यही आपका फिट इंडिया? एक और गुजरात बेस्ड कंपनी को देखिए, टोरेंट फार्मा नाम से। इसकी एंटी प्लेटलेट दवाई डेप्लाट 150 ने सैलिसाइलिक एसिड टेस्ट फेल कर दिया था। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे खराब क्वालिटी का बताया 2018 में। अक्टूबर 2019 में अमेरिका का जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस कंपनी को वार्निंग दी कि बार-बार इनकी क्वालिटी रिलेटेड फेलियर्स हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और आगे क्या देखने को मिला, मई 2019 और जनवरी 2024 के बीच में इस कंपनी ने 77.5 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। इसमें से मेजॉरिटी पैसा 61 करोड़ रुपीस बीजेपी के पास गया। अमेरिका तक ने जब इस कंपनी की दवाइयों को लेकर वार्निंग दी थी तो इंडियन अथॉरिटीज को कम से कम इंस्पेक्शन तो करना चाहिए था, लेकिन गुजरात में मौजूद बीजेपी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक और मेजर फार्मा कंपनी सिप्ला को 4 शो कॉज नोटिस मिले उनकी दवाइयों को लेकर। अगस्त 2018 में जब इंस्पेक्शन किया गया तो इस कंपनी का एक आरसी कफ सिरप था जो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाया। जुलाई 2021 में इसे नोटिस मिले 2 बार अपनी रेमडेसिविर दवाई को लेकर। इसमें पाया गया कि रेमडेसिविर दवाइयों में रेमडेसिविर की सफिशिएंट क्वांटिटी मौजूद नहीं थी। अब हमें क्या पता चलता है, इस कंपनी ने 39.2 करोड़ रुपीस की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी, जिसमें से 37 करोड़ रुपीस चंदा बीजेपी के पास गया और 2.2 करोड़ रुपीस चंदा कांग्रेस के पास गया। जिस टाइम पर इस मुंबई बेस्ड कंपनी ने अपनी बॉन्ड्स खरीदी थी उन डेट्स को देखकर भी आप क्रोनोलॉजी समझ पाएंगे। जुलाई 2019 और अक्टूबर 2019 में इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी, लेकिन नवंबर 2019 में बीजेपी पावर से हट जाती है और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं जून 2022 तक। उसके बाद बीजेपी कोalition सरकार दोबारा से बनती है और फिर हमें क्या देखने को मिलता है, इस कंपनी ने नवंबर 2022 में दोबारा से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ली। चंदा दो धंधा लो, ये जो स्कीम है यहाँ पर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का सिर्फ एक हिस्सा है। आपको लगेगा कि चलो क्या जा रहा है हमारा, किसी कंपनी ने चंदा दे दिया और उसे धंधा मिल गया, उसके बदले बाकी कंपनियों का नुकसान हुआ, हमारा क्या जाता है? कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि जनता का पैसा है, थोड़ा सा लूट लिया होगा कंपनियों को, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देकर हमें क्या। लेकिन क्या आपकी हिम्मत है इस केस को सुनकर भी आप कहो हमें क्या? एक कफ सिरप की दवाई ना सिर्फ एडल्ट्स को दी जाती है बल्कि बच्चों को भी दी जाती है जिनकी 6 साल से ऊपर की उम्र होती है। दिसंबर 2022 की खबर को देखिए, उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई खराब क्वालिटी कफ सिरप पीने की वजह से। अगले महीने जनवरी 2023 में WHO ने इन बच्चों की मौत को 2 कंटामिनेटेड कफ सिरप से लिंक किया, एब्रोनोल सिरप और DOK1 मैक्स सिरप। लेबोरेटरी एनालिसिस करी गई तो पता लगा कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में बहुत ही हाई अमाउंट मौजूद है डाइथाइलिन ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल का। इन दोनों कफ सिरप को मैन्युफैक्चर किया गया था उत्तर प्रदेश में मौजूद एक कंपनी के द्वारा, मैरियन बायोटेक, और डिस्ट्रीब्यूट किया गया था क्वारामैक्स मेडिकल के द्वारा उज्बेकिस्तान में। लेकिन उज्बेकिस्तान इकलौता ऐसा केस नहीं था। इन खबरों को देखिए, गाम्बिया और कैमरून में भी कंटामिनेटेड कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत हुई। मैरियन बायोटेक के अलावा 2 और इंडियन कंपनीज का नाम यहां पर आता है, हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स और मध्य प्रदेश बेस्ड रेमान लैब्स। टोटल में 141 बच्चों की मौत हुई और मैरियन बायोटेक कफ सिरप का यहां पर रिलेशन 68 बच्चों की मौत से। अब उज्बेकिस्तान में जब इंसिडेंट हुआ तो क्या एक्शन लिया गया उनकी सरकार के द्वारा? उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सारे ड्रग्स को बैन कर दिया जो इंपोर्ट किए जा रहे थे क्वारामैक्स के द्वारा। जनवरी 2023 में उनके कोर्ट ने इस क्वारामैक्स मेडिकल का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। ये डिसाइड किया गया कि जितने भी और बची हुई दवाइयां इस कंपनी के द्वारा उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। वहां के कोर्ट ने 23 लोगों को जेल की भी सजा दी, 2 से 20 साल तक की जेल दी गई। लोगों को जो रिस्पांसिबल थे इसके पीछे, इनमें से एक इंसान थे रविंद्र प्रताप सिंह जो इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे क्वारामैक्स के। इन्हें 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करी गई सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 22 सैंपल्स इस कंपनी द्वारा बनाए गए कफ सिरप्स के टेस्ट किए गए और पाया गया कि वो अडल्टरेटेड थे। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि मैरियन बायोटेक जो प्रोपिलीन इंग्रेडिएंट खरीद रही थी वो माया केमटेक इंडिया नाम की कंपनी से खरीद रही थी और इस कंपनी के पास फार्मास्यूटिकल ग्रेड मटेरियल्स बेचने का लाइसेंस तक नहीं था, इसे सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रेड का लाइसेंस दिया गया था। फर्क यहाँ पर यह है कि इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक्चुअली में टॉक्सिक होता है इंसानों के लिए। लिक्विड डिटर्जेंट्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है, पेंट्स या कोटिंग्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है। माया केमटेक ने अपने डिफेंस में यहाँ पर कहा कि हमें पता नहीं था कि दूसरी कंपनी हमारे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को एक्चुअली में कफ सिरप्स में इस्तेमाल कर रही
लेकिन मैरियन बायोटेक ने ऐसा आखिर किया क्यों? उस वक्त के जो हेड ऑफ ऑपरेशंस थे इस कंपनी के, तुहिन भट्टाचार्य, उन्होंने रॉयटर्स को कन्फेस किया कि कंपनी एक्चुअली में 10 सालों से ज्यादा से इन कफ सिरप्स को एक्सपोर्ट कर रही थी और इन 10 सालों में उन्होंने कभी अपने प्रोपीलिन ग्लाइकोल को टेस्ट नहीं किया। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने मैरियन बायोटेक का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो दिसंबर 2022 में ही सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश की अथॉरिटीज ने इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल किया मार्च 2023 में। 3 एम्प्लॉयज को अरेस्ट भी किया गया। इस कंपनी के 2 डायरेक्टर सचिन जैन और जया जैन के खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च की गई। लेकिन फिर आता है हमारी कहानी में एक ट्विस्ट। उत्तर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर विजय कुमार बताते हैं कि इनके 3 एम्प्लॉयज को बाद में बेल पर रिलीज कर दिया गया। अप्रैल 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर देता है सचिन जैन और जया जैन को लेकर अनलेस इनके खिलाफ कन्विक्शन हो पुलिस इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट किया जाता है कि इस कंपनी को वापस से अलाउ कर दिया गया है अपनी फैक्ट्री दोबारा खोलने को। पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 14 सितंबर को एक ऑर्डर दिया था इसको लेकर। इस ऑर्डर में लिखा गया कि जो प्रोडक्ट्स इस कंपनी के प्रोपीलिन ग्लाइकोल को इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो बनाने की परमिशन नहीं देते, लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने इस कंपनी को अलाउड है। ये केस भी इकलौता केस नहीं है दोस्तों। सिमिलर कहानी एक और कंपनी को लेकर देखने को मिलती है। सितंबर 2023 के इस न्यूज़ आर्टिकल को देखिए। जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में करीब 12 बच्चों की मौत हुई। इनमें से कुछ बच्चों की उम्र सिर्फ 2 महीने की थी, कोई 1 साल का था तो कोई 2 साल का था। इनकी मौत हुई क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कफ सिरप पी जिसमें डाइथाइलिन ग्लाइकोल की बड़ी ज्यादा मात्रा मौजूद थी। इस कफ सिरप को बनाया गया था डिजिटल विजन फार्मा कंपनी के द्वारा और जब टेस्टिंग कराई गई तो पता चला ये भी इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी दवाइयों में। इतने सारे बच्चों की मौत के बावजूद भी इस केस में एक चार्जशीट फाइल करने में 3 साल का समय लग गया। और इस आर्टिकल के अनुसार इस इंसिडेंट के 4 साल बाद भी किसी को गुनहगार नहीं ठहराया गया यहाँ पर। लेकिन इस इंसिडेंट से पहले इस डिजिटल विजन फार्मा कंपनी को कई सारी वार्निंग्स दी गई थी। महाराष्ट्र और गुजरात के ड्रग रेगुलेटर्स ने कम से कम 16 अलग-अलग वार्निंग्स दी थी। ऐसे एग्जांपल्स आपको ढेरों कंपनीज के मिल जाएंगे दोस्तों। दिसंबर 2023 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जब अलग-अलग कफ सिरप सैंपल्स की टेस्टिंग करी तो पाया गया कि 54 फार्मा कंपनीज ऐसी हैं जिनके कफ सिरप्स ने एक्सपोर्ट क्वालिटी टेस्ट फेल कर दी। हमारे देश की काफी सालों से रेपुटेशन रही है कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड करके पुकारा जाता है। लेकिन पहले उन 3 कंपनीज ने इस रेपुटेशन को नीचे गिराया और फिर इन 54 कंपनीज के कफ सिरप सैंपल्स को जब एनालाइज किया गया तो उससे क्या असर पड़ेगा देश की रेपुटेशन पर। ये सब सुनकर आपको लगेगा कि हमारी सरकार देश की फिक्र करती है, देश के लोगों की फिक्र करती है, तो डेफिनेटली उन्होंने कोई एक्शन लिया होगा इन चीजों को लेकर। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल को स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश करी होगी, ऐसे कानून पास किए होंगे जिससे कि दवाइयों की क्वालिटी इंप्रूव की जा सके। लेकिन नहीं, एक्चुअली में 2023 के हिंदुस्तान टाइम्स आर्टिकल को देखिए। बिल टू ईज पेनल्टीज फॉर लो क्वालिटी ड्रग्स पास्ड इन पार्लियामेंट। सरकार चाहती है कि अगर किसी कंपनी ने लो क्वालिटी की दवाइयां बनाई है तो उस पर जो पेनल्टी लग रही है वो पेनल्टी कम पेनल्टी लगे थोड़ी। जन विश्वास बिल कंपनी के द्वारा किए गए माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करता है। पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट दिनेश ठाकुर ने कहा कि ये गलत है, ऐसी चीजें डीक्रिमिनलाइज नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सबसे प्रॉब्लमेटिक बात थी कि सरकार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के सेक्शन 27D में जो चेंज लाई, अगर कंपनी लैब टेस्ट को फेल कर जाती है तो पहले उन्हें 1 से 2 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन अब एक आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज ही काफी है। यानी कि पैसा दो और मामला रफा दफा करो। ग्लेनमार्क और क्लॉथी कंपनीज नहीं है जिन्होंने अपने लैब टेस्ट फेल किए और फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए चंदा डोनेट किया। महाराष्ट्र के एफडीए ने 6 नोटिस इशू किए थे हेटेरो कंपनी को सब स्टैंडर्ड्स ड्रग्स के। इनमें से 3 इनकी रेमडेसिविर दवाई को लेकर थे और बाकी 3 एक एंटी फंगल दवाई, एक बैक्टीरियल इंफेक्शन की दवाई और एक वो कैप्सूल थी। फॉर्मर जॉइंट कमिश्नर ऑफ ड्रग्स हमें बताते हैं कि अगर कोई कंपनी इतनी वायलेशंस कर रही है तो इस कंपनी का बड़ी आसानी से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ने चुपचाप इन खराब दवाइयों को वापस लिया और इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदी। उस वक्त तेलंगाना में including paracetamol. In total, there are 53 medicines. They failed the quality test. I mean, seriously, ये हो क्या रहा है? मैं हैरान हूँ जी। पहले बोलते थे कि अगर मेडिसिन मिल जाती तो जान बच जाती, और अब मेडिसिन लेने के बाद भी जान बचने की गारंटी नहीं मिल रही। क्या हो रहा है ये? सब भारत बना दिया है। यह भारत बनाया है। इसीलिए हमारे बच्चे कहीं पर थोड़ी उम्र के बच्चे अचानक हार्ट अटैक से मर रहे हैं, अचानक दूसरे कारणों से मर रहे हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर के गलत दवाएं दी गई, गलत टीके लगाए गए और न जाने क्या क्या हुआ, नकली दवाएं परोस दी गई, महंगी दवाएं दे दी गई। और इन सब का नतीजा ये हुआ, प्रकृति का दोहन हुआ और लोग गंदी हवा ले रहे हैं, प्रदूषित जीवन जी रहे हैं, प्रदूषित खा रहे हैं, नकली दवाएं खा करके मर रहे हैं। इसीलिए कोई पता चलता है 18 साल का लड़के को हार्ट अटैक आया, मर गया। अचानक बैठे बैठे का 31 साल का लड़का अपने देश में झांसी के एक सरकारी अस्पताल में 10 नवजात शिशुओं की न्यूबॉर्न बेबीज की आग में जलकर मौत हो गई। एक शॉर्ट सर्किट और झटके में चली गई 10 बच्चों की जान, चारों तरफ चीख पुकार, ऐसा भयावह मंजर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल और बेबस लाचार उन्माद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मृतक बच्चों के परिवार के लिए हमदर्दी व्यक्त की। 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम बैठा दी। लेकिन दिक्कत यह है कि यही तो होता है हर बार, कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हो, थोड़ी हमदर्दी व्यक्त कर दो, कॉम्पेंसेशन दे दो और जांच के लिए टीम बैठा दो। रूट कॉज है उसकी कभी बात मत करो। इस दुखद घटना की वजह साफ है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को देखिए। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के इस नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में कैपेसिटी थी 18 बच्चों की और इसमें एडमिट किए गए थे 49 बच्चे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि इलेक्ट्रिकल ओवरलोड की वजह से शायद शॉर्ट सर्किट हुआ हो, जिसकी वजह से आग लगी। एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ने बताया कि उस वार्ड के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल स्पार्क हुआ और आग लग गई। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट बताती है कि आग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में लगी थी। सोनू और संजना का 11 दिन पहले बच्चा हुआ था क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए उसका इलाज चल रहा था इस हॉस्पिटल में। फिर आग लगी और इनके बच्चे की मृत्यु हो गई। जलाओं की संतोष देवी की मृत बच्चे की पहचान शनिवार को भी हो सकी। सोचिए कि किस तरीके से उस मां ने पूरी रात गुजारी होगी। याकूब और नज़मा की आंखों से आंसू सूख नहीं पा रहे, जुड़वा बेटियां हुई थी, दोनों आग में जलकर मारी गई। हालांकि अपनी बेटियों को नहीं बचा पाए, लेकिन याकूब ने खिड़की तोड़ी और जितने बच्चों को बचा सकते थे उन्होंने बचाया। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है, लेकिन मुझे लगता है इन्हें नहीं छापनी चाहिए क्योंकि मुझे डर है जैसे बच्चों को बचाने वाले डॉक्टर कफील खान को जेल में डाल दिया गया था, कहीं याकूब के साथ भी वैसा ही ना की तरह जो आज के दिन हमारे देश में अलग-अलग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। लेकिन 10 अगस्त की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। 10 अगस्त की रात को हॉस्पिटल में एक अलार्म बजने लगा कि सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन में हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। हॉस्पिटल स्टाफ को पता था कि वो इमरजेंसी सिलेंडर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिलेंडर सिर्फ 2 घंटे तक ही चल सकते हैं। उस वक्त डॉक्टर काफिल हेड ऑफ एंसेफेलाइटिस वार्ड थे और इन्हें पता था कि जो क्रिटिकली इल बच्चे एंसेफेलाइटिस का शिकार है, बिना ऑक्सीजन की सप्लाई के ये जिंदा नहीं बच सकते। उन्हें कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना था। तब इन्होंने फैसला लिया उस क्रिटिकल मोमेंट में कि अपने दोस्त के प्राइवेट नर्सिंग होम में जाएंगे और वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आएंगे ताकि बच्चों की जान बचाई जा सके। और ये गए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए, वापस गए, वापस ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए। इन टोटल 12 ऑक्सीजन सिलेंडर्स ये हॉस्पिटल में लेके आए उस रात को। उस रात 23 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन माना जाता है कि अगर डॉक्टर काफिल ने मदद नहीं करी होती तो कई और ज्यादा बच्चों की जान चली जाती। आप सोचो कि ऐसे केस के लिए डॉक्टर खान जिन्होंने असली हीरो का काम किया यहाँ पर, इनकी तारीफ करी जानी चाहिए, इनको रिवॉर्ड किया जाना चाहिए सच्चे काम के लिए। ये हुआ पहले दिन मीडिया ने इनकी तारीफ करी, जनता ने इनकी तारीफ करी, लेकिन सरकार इनसे बहुत नाराज थी। क्योंकि बात क्या थी दोस्तों, असल में जैसे ये खबर मीडिया में गई, ब्लेम गया सीधा उत्तर प्रदेश की सरकार पर और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल था, टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा था और टाइम पर पेमेंट ना करने की वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई था उन्हें अपनी ऑक्सीजन सप्लाई काटनी पड़ी, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। मेंटेनेंस नहीं थी, मैनेजमेंट बहुत ही खराब थी इस हॉस्पिटल की। तो अलेज किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डॉक्टर काफिल खान से बहुत गुस्सा थे इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि एलिजिडली उन्हें लगता था कि डॉक्टर काफिल खान ने इस चीज को मीडिया में लीक कराया, जिससे ये पूरी खबर बाद में फैली और सारा ब्लेम उन पर जाने लगा। तो ये भी एलिज किया गया कि उन्होंने डॉक्टर काफिल खान को कहा था कि तुम बस सिलेंडर अरेंज करोगे और तुम्हें लगता है तुम हीरो बन जाओगे यहाँ पर, मैं इस चीज को देखूंगा। 13 अगस्त 2017 डॉक्टर काफिल खान को अपनी पोजीशन से हटा दिया गया और चार्जेस ऑफ कैरिंग आउट प्राइवेट प्रैक्टिस, और उसी दिन सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा कैंपेन चली इनको डिफेम करने के लिए। इनके खिलाफ कई नए चार्जेस बताए गए, कहीं पर रेप के चार्जेस, कहीं पर ये प्राइवेट प्रैक्टिस करने के चार्जेस, इनको ट्रेटर बताया जाने लगा। सोशल मीडिया पर बहुत सी फर्जी खबरें फैलाई गई इनके अगेंस्ट। 14 अगस्त को आरटीआई एक्टिविस्ट संजय शर्मा ने आरटीआई डाली इस इंसिडेंट को लेकर सवाल पूछते हुए सरकार से। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा वीडियो में। और 15 अगस्त को एम्स के कई डॉक्टर्स डॉक्टर काफिल के सपोर्ट में आ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर काफिल को यहाँ पर स्केपगोट बनाया जा रहा है इस पूरे इंसिडेंट का। सरकार किसको ढूंढ रही है, किस पर ब्लेम डाला जाए अपनी इमेज बनाने के लिए, तो डॉक्टर काफिल को पकड़ लिया यहाँ पर ब्लेम डालने के लिए। 23 अगस्त 2017 को डॉक्टर काफिल खान के खिलाफ एक एफआईआर करी जाती है। 2 सितंबर 2017 डॉक्टर काफिल खान को अरेस्ट कर लिया जाता है नॉन वेरिएबल वारंट पर और नवंबर 2017 में पुलिस इनके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल करती है। करीब 6 महीने बाद 10 अप्रैल 2018 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर काफिल खान
के सपोर्ट में खड़ा होता है और सपोर्ट जताता है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि डॉक्टर खान के खिलाफ जो भी केस चल रहा है ये बस एक कंस्पिरेसी है, इनको फंसाया जा रहा है, यहाँ पर इनका कोई गुनाह नहीं है। 18 अप्रैल 2018 डॉक्टर काफिल खान एक 10 पेज का लंबा लेटर लिखते हैं जेल से बताते हुए कि उस रात को क्या हुआ था और कैसे उन्हें फंसाया जा रहा है। सिर्फ उन्होंने बच्चों की जान बचाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से आज वो करीब 7 महीने से जेल में बैठे हैं। पिछले 7 महीनों में डॉक्टर काफिल खान की फैमिली ने 6 बार ट्राई किया बेल के लिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। फाइनली 25 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट बेल दे देता है डॉक्टर काफिल खान को। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि कोई कस्टडी की जरूरत नहीं है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस अगेंस्ट डॉक्टर काफिल खान, यानी कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत काम किया था उस रात को। अगर आप सोच रहे हो हमारी कहानी का दी एंड है, हैप्पी एंडिंग है, तो बैठे रहो, हमारी कहानी अभी शुरू हुई है दोस्तों। 11 जून 2018 डॉक्टर काफिल खान के भाई पर एक जानलेवा हमला होता है, गोली चलाई जाती है उन पर बाइक पे बैठे कुछ अनआइडेंटिफाइड लोगों द्वारा, लेकिन फॉर्चुनेटली उनकी जान बच जाती है। जुलाई 2018 तक डॉक्टर खान को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया जब से उन्होंने अपनी नौकरी खो थी। उसके बाद उन्हें कभी अपनी जॉब वापस नहीं मिली, तो उन्होंने पब्लिकली ओपन मीडिया में आकर कहा कि वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, उनके पास पैसों की सख्त कमी, अपने परिवार को खर्चा पानी करने के लिए पैसे नहीं है। अगस्त 2018 को आरटीआई एक्टिविस्ट संजय शर्मा की आरटीआई का रिप्लाई आता है और रिप्लाई में वही चीज लिखी हुई है जो ऑलरेडी पता थी कि उस रात ऑक्सीजन शॉर्टेज हुई थी जिसकी वजह से बच्चों की जान गई थी और डॉक्टर काफिल खान ने अपनी तरफ से 4 ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज किए थे बच्चों की जान बचाने के लिए। 22 सितंबर 2018 उत्तर प्रदेश में बाराइच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक मिस्ट्री फीवर आया कुछ बच्चों को, तो डॉक्टर काफिल खान वहां पहुंचे बच्चों की मदद करने के लिए। और जैसे ही वो मीडिया को एड्रेस करने जा रहे थे उससे पहले पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। बेल मिलने के एक ही दिन बाद 24 सितंबर 2018 डॉक्टर काफिल खान को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है गोरखपुर पुलिस के द्वारा। और इस बात कहा जाता है कि ये फ्रॉड कर रहे थे इसलिए हमने अरेस्ट किया। फ्रॉड क्या था? गोरखपुर की पुलिस अरेस्ट करती है कि उन्होंने अपना बैंक अकाउंट खोला था फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके, जिसमें 2 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी और ये 2009 में हुई थी ये चीज। इस केस में डॉक्टर काफिल खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद फिर उन्हें बेल मिलती है और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 6 महीने मार्च 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट योगी आदित्यनाथ सरकार को 3 महीने का समय देते हैं कि डॉक्टर काफिल खान के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। 27 सितंबर 2019 करीब 2 साल बाद इस इंसिडेंट के न्यूज में आता है कि डॉक्टर काफिल खान के खिलाफ जितने जो 4 चार्जेस चल रहे थे, एक इंक्वायरी ने उन्हें सारे चार्जेस से क्लियर कर दिया है, क्लीन चिट दे दी है। लेकिन इस न्यूज के कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि इस चीज को क्लीन चिट नहीं कहा जा सकता, ये कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। इसके कुछ ही दिन बाद 4 अक्टूबर 2019 उत्तर प्रदेश की सरकार एक नई डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करती है डॉक्टर काफिल खान के खिलाफ एक और बार। और इस बार रीजन है फॉर स्प्रेडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंक्वायरी रिपोर्ट एंड फॉर मेकिंग एंटी गवर्नमेंट रिमार्क्स ड्यूरिंग हिज सस्पेंशन। तो मतलब वो सारे रीजंस ने आगे कोई रास्ता नहीं दिखा, तो अब एक नया रीजन ढूंढ लिया यहाँ पर। 13 दिसंबर 13 फरवरी 2020 जुडिशरी की तरफ से बेल का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन सरकार यहाँ पे एक नया रीजन ढूंढ लेती है इन्हें जेल के अंदर बंद रखने के लिए। इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के चार्जेस लगाए जाते हैं, एनएसए लगाया जाता है। एनएसए के अंदर इन पर एक डिटेंशन ऑर्डर पास किया जाता है कि जेल के अंदर रखना जरूरी है टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट आर प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। बेसिकली ये कहकर जेल में रखा जा रहा है, डिटेन करा जा रहा है कि अगर निकाला गया तो पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाएगा। एनएसए शायद आपको पता नहीं दोस्तों, तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इंदिरा गांधी सरकार के अंदर लाया गया था 1980 में। ये सरकार को पावर देता है कि सरकार किसी भी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रख सकती है अगर सरकार को लगता है कि कोई इंसान नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये एक्ट बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट है क्योंकि बार-बार लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि लोगों के राइट्स छीनता है और सरकार को बहुत ज्यादा पावर दे देता है। बेसिकली जो जुडिशरी के पास पावर है इस एक्ट के द्वारा वो सरकार के पास पावर चली जाती है और सरकार को जो लगेगा किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, बेसिकली कहकर कि देखो नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है इसलिए मैंने अरेस्ट कर रहे हैं और 3 महीने तक वो जेल के अंदर रख सकते हैं। 3 महीने की लिमिट है प्रिवेंटिव डिटेंशन की एनएसए के अंदर, लेकिन इस लिमिट को 12 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है बार-बार करके। एनएसए के अंदर एक लॉयर भी अलाउड नहीं है ट्रायल के अंदर जिस इंसान को एनएसए के अंदर रखा गया है। अपनी कहानी में आगे बढ़े 19 मार्च 2020 को डॉक्टर काफिल खान जेल से एक लेटर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्हें जेल से रिलीज किया जाए, रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो मदद कर सके देश की इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स की सख्त जरूरत है इस टाइम पर देश को, और रिक्वेस्ट करते हैं। 13 मई 2020 एनएसए के अंदर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की 3 महीने की लिमिट होती है वो खत्म होने वाली है, लेकिन खत्म होने से कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस लिमिट को 3 महीने आगे और एक्सटेंड कर दिया ताकि डॉक्टर काफिल खान जेल से ना निकल पाए इस पैंडेमिक के दौरान भी। 6 जुलाई 2020 डॉक्टर काफिल खान एक और लेटर लिखते हैं जेल से बताते हुए कि जिस जेल के अंदर उन्हें रखा गया मथुरा में, उस जेल की इतनी घटिया भयंकर हालत है कि कंडीशंस लिविंग हेल बन चुकी हैं। वो कहते हैं कि 150 से ज्यादा कैदी जेल में सिर्फ एक टॉयलेट शेयर करते हैं, जिसकी वजह से जो उस टॉयलेट के अंदर बहुत ज्यादा पेशाब की स्मेल आती है, इलेक्ट्रिसिटी कट्स होते हैं और अनबेरेबल हीट है जेल के अंदर, बहुत ज्यादा गर्मी है जो कंडीशंस को एक लिविंग हेल बना देती है। 27 जुलाई 2020 इलाहाबाद हाई कोर्ट उनकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट को डिफर कर देते हैं 5 अगस्त 2020 को। और ये है हमारी कहानी दोस्तों। आज के दिन भी डॉक्टर काफिल खान जेल के अंदर ही बंद है। शायद आप मुझे तो लगता है कि यूपी सीएम आदित्यनाथ से किसी भी तरीके की कोई उम्मीद करना बेकार है। बच्चों की असलियत ठंडी नहीं हो पाई थी कि अगले ही दिन ये रोड शो और रैलीज करते हुए दिखे। फूलपुर, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, दैनिक भास्कर की न्यूज हेडलाइन देखिए। कानपुर में योगी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो, रथ के आगे समर्थकों ने डांस किया और सीएम मुस्कुराए, बोले बटोगे तो कटोगे। फटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही डायलॉग बार-बार दोहराना आता है, सिर्फ बांटने और काटने की बातें बार-बार करते रहते हैं। शायद इसी काम में एक्सपर्ट है तभी डायलॉग इनके मुंह से हटता नहीं। इनमें इतनी संवेदनशीलता भी नहीं थी कि पिछली रात को इनके राज्य में 10 नवजात शिशु इनके सरकारी अस्पताल में जलकर मारे गए। लेकिन इन्हें क्या, 10 बच्चे ही तो मरे, लोग तो मरते रहते हैं, कभी पुल के गिरने से, कभी रेलवे हादसे में, कभी अस्पताल में, कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी महाराष्ट्र में। इन सबके तो उसको लकड़ी के फट्टे उसके हाथ पर बांधे जा रहे हैं और पट्टी की जगह पर टेप चिपकाए जा रहे हैं मरीजों के। ये स्थिति इस अस्पताल की है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस खाई में गिर गई, 36 परिवारों के चूल्हे बुझ गए। घायलों को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां प्राथमिक उपचार तक की सुविधाएं नहीं मिली। अस्पताल पीपीपी मॉडल पर चल रहा था। भाजपा सांसद ने अपनी ही सरकार की कैसे कलई खोली, सुनिए। और यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार है उसके लायक भी व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से मेरी पहले भी मांग थी और आज भी मांग की कि इसको पीपी मोड से हटा देना चाहिए। नहीं, मैंने पहले भी कहा है और उसमें उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के महीने में हम इसको हटा देंगे। मैं भी संज्ञान लूंगा कि इसमें क्यों नहीं हटाया गया। स्थानीय लोगों ने भी नगर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। सरकार अपने पीआर में मस्त है। उत्तराखंड में एक बस हादसा हुआ, तमाम लोग उसमें मर गए, तमाम घायल। उनको रेस्क्यू करने के लिए एक एयर एम्बुलेंस की वो किया गया कि भेजा गया, जो एम्स ऋषिकेश में है, जिसका नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। जब उसको स्टार्ट करने की बारी आई तो पता चला वो रद्दी माल है, उसमें कुछ है ही नहीं और वो नहीं उड़ सकी, स्टार्ट नहीं हो सकी। अब आप समझ लीजिए, ऐसी चीजें खरीद के अडानी अंबानी जैसे लोगों को लाभ दिया जाता है, उनके जरिए किया जाता है गंदा सफाई। जीरो टॉलरेंस, यही बोला जाता है ना। कहाँ है जीरो टॉलरेंस, मुझे बताइए। 24 घंटे होने जा रहे हैं, ना ट्रीटमेंट, ना मेडिकल, ना कोई पुलिस एक्शन। मंत्री जी भड़क गई हैं क्योंकि उनके एक कार्यकर्ता पर गुंडों ने जानलेवा हमला किया और उसकी बेटी को उठाने की कोशिश की, लेकिन यूपी पुलिस ने 24 घंटे बीत जाने के बाद भी ना तो एफआईआर दर्ज की, न ही हमले में घायल पीड़ित का मेडिकल कराया। ये वही जीरो टॉलरेंस है जिसका ढोल पीटकर यूपी सरकार जनता को भ्रमित करती आई है। अब खुद केंद्रीय मंत्री कानून व्यवस्था की असलियत उजागर कर रही हैं। हाँ, मंत्री जी की पहुंच होने के कारण उनके कार्यकर्ता की आवाज सुनी गई, पर ऐसे कितने ही लोग हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उन हजारों पीड़ितों का क्या जिनकी मंत्रियों तक पहुंच नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं। योगी जी, ये जुमलेबाजी कब तक?